हाँ जी बच्चे, लास्ट हमने ना कल अर्थ मैग्नेटिज्म ख़त्म किया था। उसके बाद ना एक लास्ट एक वो टॉपिक इस बार सिलेबस में है, तो वो आप कर रहे हैं। एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, ठीक है, लिखेंगे अपन, क्वेश्चन लिखेंगे उसका। प्रूव डैट एवरी एटम बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। Every atom behave like a magnetic dipole. Find its magnetic dipole moment. Find magnetic dipole moment of revolving electron. Find magnetic dipole moment of revolving electron and hence define Bohr's magneton. And hence define Bohr's magneton. Bohr's magneton. हाँ जी, तो बच्चे हमने पहले तो प्रूव करना है कि एवरी एटम बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, तो आपको पता है जो एटम होता है ना, इस एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता ही है, पता ही है आपको। अगर आपके पास ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट बनेगा वो करंट कैसा बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक हो गया। फिर आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट कैसे बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। और जो करंट बनेगा अगर एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें पता है दैट फेज एक्ट एज ए नॉर्थ पोल। दैट फेज एक्ट एज ए नॉर्थ पोल। तो सामने वाला जो फेस है वो आपको नॉर्थ पोल की तरह दिखाई दे रहा है तो उसका जो पिछला फेस होगा वो साउथ पोल की तरह दिखेगा। सामने वाला अगर नॉर्थ है तो पिछले वाला जो फेस है वो साउथ होगा। इसका मतलब जो एटम है, एवरी एटम बिहेव लाइक ए मैग्नेट, प्रोवाइडेड उसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होना चाहिए। इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। एवरी एटम बिहेव लाइक ए मैग्नेट। ठीक है, थोड़ा लिख लेते हैं। सिंस इन एवरी एटम इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ए ऑर्बिट, every atom electron is revolving in a orbit due to which current is set up. Electron is revolving in a orbit due to which current is set up, and due to that current magnetic poles are produced. Due to that current magnetic poles are produced. आपके सामने है, if the current in anti clockwise then that phase is a north pole. ठीक है, थोड़ा वर्डिंग्स में लिख लो या डायग्राम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, और अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो इट बिहेव लाइक ए साउथ पोल। तो हमने दोनों फेसेस बना दिए। तो इससे प्रूव होगा कि एवरी एटम बिहेव लाइक ए मैग्नेट। अब हमने उसके ना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बतानी है एटम की। मतलब दो पार्ट है ना इसके। एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके कारण क्या बतानी है हमें? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बतानी है। सेकंड पार्ट हम अब कर रहे हैं। तो देखो ये एक ऑर्बिट है, सपोज कर लो इस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो r है, और इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो m होती है, थोड़ी सी पहले इसकी थ्योरी लिख लो क्योंकि डेरिवेशन टाइप है। कंसीडर दैट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ए ऑर्बिट, कंसीडर दैट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ए ऑर्बिट ऑफ रेडियस r with velocity v. Electron is revolving in a orbit of radius r with velocity v. ठीक है,
वी नो डैट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है I इंटू ए, दैट इज़ करंट इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है। जो करंट I है, करंट I का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे E है, टाइम पीरियड इज़ T, और जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2πr, एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी v। व्हाट इज टाइम पीरियड T? 2πr/v। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे कैपिटल T की। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ कैपिटल T? 2πr/v। तो इससे करंट की वैल्यू आपके पास बन जाएगी EV/2πr। ये करंट आ जाएगा। इस करंट को आप इधर पुट कर दो। करंट की वैल्यू है EV/2πr, और जो ऑर्बिट का एरिया होता है, ऑर्बिट तो सर्कुलर होता है, सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। ठीक है, तो इससे अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू है ना वो आपके पास हाफ EVR आ जाएगी। तो दिस इज़ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट। अब ये नए सिलेबस में ना स्पेशल मेंशन किया हुआ है कि फाइंड द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तब मैंने ये आपको करवाया है। इसके साथ अपनी तरफ से हम अगला डेफिनेशन बोहर मैग्नेटोन ऐड कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द बोहर मैग्नेटोन। उसके लिए देखेंगे अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट, बोहर पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, बोहर मैग्नेटोन पढ़ रहे हैं। बोहर पोस्टुलेट के हिसाब से MVR की वैल्यू आपको पता है NH/2π होती है। सेकंड पोस्टुलेट बोहर का यही कहता है ना, MVR = NH/2π। ठीक है, तो इससे VR की वैल्यू कितनी बनी कि आपके पास VR की वैल्यू NH/2πm बन गई है। हाँ जी, VR की जो वैल्यू बनी वो आपके पास बनी NH/2πm। जो आपके पास VR की वैल्यू बनी है, पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जब हम VR की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो कैपिटल M बन जाएगा हाफ E, व्हाट इज़ VR NH/2πm। ये VR की वैल्यू है NH/2πm। तो इससे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो बनी, फर्स्ट इक्वेशन में अपन ने VR की वैल्यू पुट करके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो बनी वो बनी NHN × EH/4πm बनी। N × EH/4πm बन गई है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब जो EH/4πm होता है इसको हम कहते हैं μb। EH/4πm को हम क्या कहते हैं? μb। μb स्टैंड फॉर द, μb इज़ द बोहर्स मैग्नेटोन। μb इज़ द बोहर्स मैग्नेटोन। और इस μb की वैल्यू मैंने कितनी लिखी है? μb की वैल्यू हमने लिखी है EH/4πm। व्हाट इज़ E? E इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। उसकी वैल्यू आपको पता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 10⁻⁻19। H फॉर प्लैंक कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। M फॉर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg। ये हमें सारी वैल्यूज़ पता है, E की, H की और M की। इससे आपके पास जो बोहर मैग्नेटोन μb है इसकी वैल्यू 9.27 10⁻24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर आती है। फिक्स है वैल्यू ये। जब हम EH/4πm सबकी वैल्यू पुट कर देंगे ना तो ये 9.27 10⁻24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर आता है। दैट इज़ द बोहर्स मैग्नेटोन। ठीक है, तो आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू बन गई है N × μb। व्हाट इज μb? बोहर मैग्नेटोन।
अब एक बात बताइए, मेरे को डिफ़ाइन करना है। डिफ़ाइन कैसे करेंगे? देखो, पहले तो ये बताओ कि n क्या चीज़ है। जैसे mvr इक्वल टू NH/2π, तो n जो मेरे हिसाब से है वो ये है कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो n की वैल्यू 1। इसको हम शायद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। अगर सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो n की वैल्यू 2। और बोहर मॉडल की बात चल रही है, तो बोहर मॉडल तो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल था, स्मॉल एटम्स के लिए, सिंगली आयनाइज्ड एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, हीलियम पॉजिटिव आयन के लिए, इनके लिए एप्लीकेबल था जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हम यहाँ पे n को 1 पुट कर देंगे तो आपके पास म्यू बी की जो वैल्यू है वो कैपिटल M के बराबर आ जाएगी। अगर हम n को 1 पुट कर दें तो म्यू बी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? कैपिटल M के इक्वल आ गई। व्हाट इज़ म्यू बी? म्यू बी इज़ द बोहर मैग्नेटॉन। वो किसके बराबर है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर मैग्नेटॉन किसके बराबर है? M के। व्हाट इज M? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फर्स्ट ऑर्बिट। और वो किस एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है? हाइड्रोजन एटम की। तो लिख लेते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। बोहर्स मैग्नेटॉन इज इक्वल टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट revolving in the first orbit of hydrogen atom, revolving in the first orbit of the hydrogen atom। ठीक है जी, ये अपना हो गया। अब इसमें एक छोटा सा रिलेशन और भी है, क्योंकि ये टॉपिक इन्होंने लिखा हुआ है। अब इसमें एक रिलेशन और बनता है, वो भी हमें करना पड़ेगा। लिखेंगे व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन what is the relation between magnetic dipole moment of the electron and angular momentum हाँ जी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड एंगुलर मोमेंटम। तो इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का अपन ने फॉर्मूला याद किया हुआ है, हाफ EVR होता है। अभी करा अपन ने हाफ EVR। अगर न्यूमेरिकल आ भी जाए तो न्यूमेरिकल कोई मुश्किल नहीं होगा, इसमें E दिया होगा, V गिवन होगा, R होगा, सारा कुछ ही पता होगा। अब जो एंगुलर मोमेंटम है कैपिटल L, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, अब सबने पढ़ा हुआ है एंगुलर मोमेंटम को अपन MVR कहते हैं। +1 में भी अपन ने पढ़ा है। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? MVR। दो इक्वेशंस बन गई है, आपने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है। तो अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो M/L इक्वल टू हाफ EVR अपॉन MVR, ये बन जाएगा। अब ऊपर नीचे से VR से VR क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। M/L की वैल्यू तुम्हारे पास बन जाएगी E/2m, ये बन जाएगी। तो इससे फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू बन जाएगी E/2m इंटू कैपिटल L, ये वैल्यू बन जाएगी कैपिटल M की E/2m इंटू कैपिटल L। अब एक बात बताइए, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो किसके कारण होता है? ड्यू टू करंट। और एंगुलर मोमेंटम किसके कारण है? ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ना, तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे ना माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन क्यों आएगा? क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती है ड्यू टू करंट के कारण बनती है, और जो एंगुलर मोमेंटम है वो होता है ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करंट और इलेक्ट्रॉन दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है, जिसके कारण इनके भी डायरेक्शन क्या बनेगी? ऑपोजिट बनेगी। तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। थोड़ा लिखेंगे माइनस साइन क्या सिग्निफाई करता है। लिखेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू करंट,
magnetic dipole moment is produced due to current in the orbit and angular momentum is due to motion of electron in the orbit. Angular momentum is due to motion of the electron in the orbit. ठीक है, current and motion of electron are in opposite direction. Current and motion of electron are in the opposite direction. Therefore we use negative sign. उन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन यूज़ किया है। तो ये बच्चे अपना थर्ड यूनिट अब पूरा ख़त्म हो गया है। ये एक टॉपिक इन्होंने इसमें दिया हुआ था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 4। तो बस हमारी थर्ड चैप्टर की एक डेरिवेशन रह गई थी, वो आपको मैंने करवा दी। यूनिट नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। यूनिट 4 के हमारे पास ना 3 पार्ट्स है, थोड़ा लेंथी यूनिट है, और समझो कि यही एक टफ यूनिट अपना रह गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। यूनिट 4 में हमने सबसे पहला टॉपिक हम 4A स्टार्ट कर रहे हैं। हमने जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स। फर्स्ट टॉपिक इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स होती है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द गिवन एरिया। ठीक है ना, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द गिवन एरिया, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और जो बच्चे मैग्नेटिक फ्लक्स है, जैसे ये मैंने एक एरिया बनाया, ये कॉइल बनाई, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड B है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के बीच में हमने कॉइल रख दी है। दिस इज़ द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर होता है हमेशा कॉइल के परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड B में जो आपस में एंगल बनता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड थीटा। और जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है, या तुम थीटा के बजाय ना अल्फ़ा ले लो, क्योंकि हमने ना पिछले थर्ड चैप्टर में भी ना एंगल विद नॉर्मल टू द कॉइल अल्फ़ा लिया था, अल्फ़ा ले लो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो सिंबल है वो है फाई, एंड इट इज़ इक्वल टू NBA cos अल्फ़ा। व्हाट इज अल्फ़ा? एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। यही हमने टॉर्क वाले चैप्टर में भी यही लिया था, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न्स पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया पे और अल्फ़ा पे डिपेंड करती है। अगर हम इसको वैसे वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वैसे तो ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन B.A आता है, B.A, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट्स इज़ वेबर, WEBER, वेबर, WB से लिखते हैं वेबर। तो फ्लक्स के जो SI यूनिट्स है डैट इज़ वेबर। अब मैं थोड़ी सी अलग अलग कॉइल की ना ओरिएंटेशन बना रहा हूँ। जैसे ये तो मैंने बनाई, अलग ओरिएंटेशन देखते हैं। इसमें बताना है आपने कि फ्लक्स कितनी निकलेगी। ये कॉइल है और ये मैग्नेटिक लाइंस जा रही है, हाँ जी। तो बताइए इस कॉइल का एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इस कॉइल, ये कॉइल ऐसे रखी हुई है ना जी, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा? ऊपर की तरफ होगा। अगर एरिया वेक्टर इसके ऊपर की तरफ है तो अल्फ़ा की जो वैल्यू बनी वो कितनी बन गई? 90 डिग्री बन गई है। अगर 90 डिग्री बन गई तो वहाँ पे अगर अपन पुट करें तो व्हाट इज़ फ्लक्स? NBA cos 90
और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगी वो 0 बन जाएगी। ठीक है, सेकंड केस करते हैं। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड B है। इस मैग्नेटिक फील्ड B में हमने ये कॉइल रखी है। ये A इसका एरिया वेक्टर हो गया, कॉइल के नॉर्मल ड्रा किया है। अब एरिया वेक्टर A और मैग्नेटिक फील्ड B दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो जो अल्फ़ा बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। ठीक है जी, अगर अल्फ़ा 0 डिग्री बनता है तो इसमें जो फ्लक्स की वैल्यू बनती है वो बनती है NBA कोस 0, मतलब फ्लक्स जो बनेगी वो मैक्सिमम बनेगी। आपके सामने है, इसमें से मैक्सिमम लाइंस पास कर रही है तो फ्लक्स क्या बनेगी, मैक्सिमम बनेगी। अब जो चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया ना 4A, इससे पहले थर्ड चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो भी हमने पढ़ा है उसमें जो भी हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया है, करंट यूज़ किया है, वो करंट ना DC करंट यूज़ किया है। वो करंट हमने कौन सा यूज़ किया है, DC करंट यूज़ किया है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में तो आने के हिसाब से है ही, डेली लाइफ में इसका बहुत प्रैक्टिकल यूज़ है। वही आपको मैं आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस चैप्टर के बारे में। हमारे घर में जो सप्लाई आती है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आ रही है वो AC सप्लाई आ रही है, DC सप्लाई नहीं आ रही। AC सप्लाई आ रही है मतलब अपने घर में अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, डायरेक्ट करंट नहीं आ रहा। डायरेक्ट करंट कौन सा आता है, जो हम सेल में यूज़ करते हैं, बैटरी में जो यूज़ करते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी है उसमें DC है, डायरेक्ट करंट है। तो इसके इंट्रोडक्शन से पहले इसमें जो हम डिस्कवरीज़ करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उन एक्सपेरिमेंट से पहले सब DC करंट चलता था, मतलब लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। इसमें हमने AC करंट की इन्वेंशन की कि AC करंट बनता कैसे है, वो इन्वेंट किया। तो हमने 4A वाले चैप्टर में यही पढ़ना है कि AC करंट बनता कैसे है, उसके एक्सपेरिमेंट्स ही परफॉर्म करने हैं। जब हमारे पास AC करंट के एक्सपेरिमेंट प्रॉपर परफॉर्म हो जाएंगे, हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी AC करंट बनाने का ये तरीका है। उसके बाद हम अगले चैप्टर में चलेंगे, उसमें हम AC करंट को जनरेटर की हेल्प से तैयार करेंगे लार्ज स्केल पे, कमर्शियल लेवल पे। उस AC करंट को हम लार्ज स्केल पे तैयार करेंगे जनरेटर में, AC जनरेटर। उसके बाद उस AC जनरेटर में से जो करंट बनेगा, उस करंट को हमने घरों तक सप्लाई देनी है। उसकी सप्लाई देने के लिए ट्रांसफार्मर्स लगाएंगे। ट्रांसफार्मर का क्या काम है, AC को हम कैसे सप्लाई करते हैं, ये सारा कुछ इसी में हमने पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो चैप्टर करवाया जाता है उनको, जो बिजली बोर्ड में लगे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगे है, वो सेम इंट्रोडक्शन इसी चैप्टर में है। हम इसमें फर्स्ट पार्ट में सारा कुछ पढ़ेंगे कि कैसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, क्या इन्वेंशन हुई है। नेक्स्ट पार्ट में हम उसको लार्ज स्केल पे इन्वेंट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे जनरेटर की हेल्प से, फिर हम ट्रांसफार्मर की हेल्प से उसको घर तक लेके आएंगे। ये सेकंड पार्ट में हो गया। जो अगला पार्ट है, जब इलेक्ट्रिसिटी अपने घर के अंदर आ जाएगी, फिर हम पढ़ेंगे AC सर्किट्स, कि घर में जब AC सप्लाई आ जाती है तो सर्किट कैसे बनाए जाते हैं, फ़ैन कैसे चल रहा है, ट्यूबलाइट कैसे चल रही है AC सप्लाई पे, सब कुछ AC पे चल रहा है। अगर हम इसके साथ बैटरी लगा देंगे ना, ट्यूब के साथ या AC के मतलब फ़ैन के साथ अगर हम बैटरी लगा दें तो ये चलेंगे नहीं, इनको अल्टरनेटिंग करंट ही चाहिए। तो हमने थर्ड पार्ट में इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है कि अगर डोमेस्टिक्स घर में आ जाए तो हम कैसे ये डिवाइसेस काम करते हैं। तो ये सारा चैप्टर इंटरकनेक्टेड है, इसमें कोई भी टॉपिक आपको ये नहीं लगेगा कि नया आ गया। स्टार्टिंग से जो हम पढ़ रहे हैं, आगे आगे लिंक बनाता रहेगा। ठीक है जी, तो फ्लक्स के बारे में आपको मैंने बताया। अब हम एक बारी फ्लक्स के SI यूनिट्स लिखते हैं, क्या होते हैं SI यूनिट्स, उससे फिर हमें थोड़ा आइडिया मिलेगा। देखो, फ्लक्स का फॉर्मूला है NBA कोस अल्फ़ा। ठीक है, N क्या चीज़ है, नंबर ऑफ टर्न्स, उसके तो कोई डिमेंशन होते ही नहीं। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरे को मैग्नेटिक फील्ड के डिमेंशन में नहीं पता क्या होते हैं, तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड के डिमेंशन नहीं पता तो मुझे एक फॉर्मूला तो पता है ना, F=QVB। इससे मैं मैग्नेटिक फील्ड के डिमेंशन बना लेता हूँ। क्या बनेंगे डिमेंशन, फोर्स के डिमेंशन क्या होते हैं, MLT-2। चार्ज Q के डिमेंशन होते हैं एम्पेयर इंटू टाइम। चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इंटू टाइम, तो ये एम्पेयर इंटू टाइम हो गया। V वेलोसिटी के डिमेंशन होते हैं LT-1। फिर B के अपन निकाल लेते हैं, तो आपके पास T से तो ये T कैंसिल हो जाएगा, L से ये L कैंसिल हो गया, तो आपके पास B के डिमेंशन ये बन जाएंगे ML0 T-2 A-1। अब चेक कर सकते हो,
टी से टी कैंसिल हो गया, ये एल से ये एल कैंसिल हो गया, एम्पेयर नीचे आ गया, फिर ऊपर ले जाके पावर बन गई -1। तो ऐसे बी के डिमेंशन आ गया आपके पास। तो यहाँ डिमेंशन पुट कर देते हैं आपस सबके। नंबर ऑफ टर्न के तो कोई डिमेंशन है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बी के है ml 0 T-2 A-1। फिर ये एरिया लिखा है, एरिया के डिमेंशन होते हैं एल स्क्वायर, एरिया के डिमेंशंस होते हैं एल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट लिखा है कोस अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा के कोई डिमेंशन नहीं होते हैं। तो आपके पास जो फ्लक्स है उसके डिमेंशन बन जाएंगे ml² T-2 A-1। एक तो ये आप याद करो, 1 मार्क्स में पूछा जाता है पेपर में कि व्हाट आर द डिमेंशन ऑफ द फ्लक्स। अगर नहीं याद होते तो जिस तरह हमने फाइंड की है डिमेंशन वैसे आप फाइंड कर सकते हो। अब इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ml² T-2 A फॉर करंट है, ठीक है। अब आपको पता है ml² T-2 वर्क डन के डिमेंशंस होते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ ए फॉर व्हाट, करंट एम्पेयर है ना, ये वाला ए एम्पेयर है, ये वाला ए तो एरिया था, ये हमने ए एम्पेयर है चार्ज वाले से बनाया है। अब जो एम्पेयर होता है उसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, करंट का क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो आपके पास फ्लक्स की जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी वर्क डन इनटू टाइम बाय क्यू, ये फ्लक्स की वैल्यू बन गई। तो इससे फ्लक्स अपॉन टाइम क्या बन गया, वर्क डन बाय क्यू। फ्लक्स अपॉन टाइम क्या बना, वर्क डन बाय क्यू बना। वर्क डन बाय क्यू को, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, सबको पता है आपको। वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आ गया, फ्लक्स अपॉन टाइम। इसका मतलब जब भी फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगी तो क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। वेबर साइंटिस्ट ने तो फ्लक्स के बारे में बता दिया। उसके बाद फैराडे आया, फैराडे ने इसी के फॉर्मूले को ना करता गया, मतलब जैसे कभी डिमेंशन लिख के देख लिए, कभी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देख ली। तो एट द एंड उसकी डिस्कवरीज ने ये कहा कि जब भी फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगी तो क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ये उन्हें एक थ्योरेटिकल मतलब रफ़ कैलकुलेशन है, दिस इज़ द रफ़ कैलकुलेशन। रफ़ कैलकुलेशन उसने एट द एंड ये निष्कर्ष निकाला, ये रिजल्ट निकाला कि जब भी फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। तो ये रिज़ल्ट निकालने के बाद उसने फिर एक्सपेरिमेंट्स किए कि उन्होंने फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने की कोशिश की और देखा क्या पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। उस एक्सपेरिमेंट्स में उसने ये चीज़ देखी, ऐसा हुआ, प्रैक्टिकली भी हुआ। फॉर्मूले ने तो बता दिया, प्रैक्टिकली भी ऐसा हुआ कि जब फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हुई तो पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बन गया तो करंट फ्लो करेगा। तो ये उसने अपने एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म किया। तो हमने नेक्स्ट क्लास में फैराडे एक्सपेरिमेंट्स और उसके लॉज पढ़ने हैं, तो इतना आप पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम फैराडे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।